तो बच्चों, स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भाग 1 में हमने पढ़ा था। इस आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो शिक्षा हमारा अधिकार है। यस, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी ही चाहिए, यह हमारा अधिकार है। और जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है। तो बच्चों, यस फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार भाग 1 में आपने इसका अध्ययन किया है। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आपको आगे ले चलेंगे। तो मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। यस, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन है, इनकी चर्चा हम यहाँ पे आज और करने वाले हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 में तो आपने देखा था, अगर हम आपको बताएं इस संदर्भ की, यानी हम मौलिक अधिकारों की बात करें बच्चों, जैसे हमें जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। यस, प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों का मूल उद्देश्य यही होता है कि वहां के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मदद मिले। तो चलिए हम बच्चों बात इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, संविधान में उल्लेखित हमारे अधिकारों की बात करेंगे, आवर राइट्स एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों, बात करेंगे समानता के अधिकार की बात करेंगे, यानी राइट टू इक्वलिटी की बात करेंगे। यस बच्चों, पार्ट 1 में हमने इसे पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ लेंगे। ये सब आपको रिवाइज कराएं, यानी फिर से आपको याद दिलाएं। समानता के अधिकार की अगर बात करें, राइट टू इक्वलिटी की बात करें, यानी बच्चों समता का अधिकार, यानी समता का अधिकार, उसके अनुसार देश भारतीय नागरिकों में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष जैसा भेदभाव करके किसी के साथ अलग आचरण नहीं कर सकता। ये राइट टू इक्वलिटी की बात करें, यानी प्रत्येक व्यक्ति समान है, यानी समानता का अधिकार सबके लिए है। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बच्चों, हमने इसकी बात की थी, हमने याद आपको दिलाया कि जब हम समानता की बात करते हैं, जैसे बच्चों जैसे अगर हम बात करें कि कानून के द्वारा सभी को संरक्षण प्राप्त है, बिना पूछताछ के किए गए गिरफ्तार जैसी कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय किसी प्रकार का सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। तो हम समानता के अधिकारों की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, आइए थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएं और आगे इसी क्रम में बढ़ें। यस, राइट टू इक्वलिटी की बात करें, समानता के अधिकार की बात करें। यस, अगर वोट देने के अधिकार की बात करें, या बच्चों यस, अगर हम इसी के संदर्भ की बात करें, किसी भी तरह से स्त्री पुरुष या इस तरह का कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इस तरह का किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हम समानता के अधिकार की बात करें। चलिए बच्चों, अगर हम आपको बताएं कि वे उपाधियां और पदवियां देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती है, समाज में फूट पैदा करती है और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती है, परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री की बात करें, पद्म भूषण की बात करें, इस तरह के अगर पुरस्कारों की बात करें, इससे सम्मानित करती है। ये हमें ध्यान रखना है। यस, चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़े। यस, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जैसे अगर हम बात करें भारत रत्न की बात करें, तो भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसी तरह से अगर और पुरस्कारों की बात करें, तो सेना में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, इस तरह से जैसे अगर हम कहें तो जो सम्मान है जिससे जो है कि नवाजा जाता है। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर बच्चों आप देख सकते हैं, जिस भारत रत्न की बात करें, इस भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया जाता है बच्चों, ये स्क्रीन पर देखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है। इस पॉइंटर की मदद के द्वारा अगर हम आपको दिखाएं, तो ये देखिए सामने की तरफ इस तरह और पीछे की तरफ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ये समानता के अधिकार की बात करें, राइट टू इक्वलिटी। यस, सो यस, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हम अधिकारों की जब बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी की बात होती है, समानता के अधिकार की बात होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये समान है, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं।
स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें बच्चों, ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो जैसा कि इस अगर हम बात करें बच्चों, पिछले यानी पार्ट 1 में हमने देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़े। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, राइट टू लिबर्टी की बात करें तो संविधान द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो कि हमें संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा मिला हुआ है। इस अधिकार द्वारा व्यक्ति नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। नागरिक के रूप में हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट टू लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट टू लिबर्टी की बात कर रहे हैं। नागरिक के रूप में हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ये हम अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। ये तो इस तरह से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रदत्त है। तो नागरिक के रूप में हमें इसकी स्वतंत्रता राइट टू लिबर्टी के अंतर्गत मिलती है। इस हमें ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, राइट टू लिबर्टी की बात करें, नागरिक के रूप में बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा करने की स्वतंत्रता मिली है। तो इस तरह से अगर हम बात करें बच्चों, यस, तो आप देख सकते हैं अगर सभा करने की स्वतंत्रता की बात करें या फ्रीडम ऑफ असेंबली, यस, इस तरह से जो है कि जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू लिबर्टी की बात करते हैं, तो नागरिक के रूप में बिना हथियारों के, ध्यान रखना है यस, जो उसमें नियम है, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। राइट, ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने अधिकारों का तो उपयोग करना है लेकिन साथ में कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है। यस, तो निश्चित रूप से इसे हमें ध्यान रखना है। इसी क्रम में हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, राइट टू लिबर्टी की बात करें, नागरिक के रूप में हमें संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। यस, तो इस तरह से अगर हम बात करें किसी संस्था को बनाने की बात करें या किसी संगठन को बनाने की बात करें तो जिस संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता राइट टू लिबर्टी के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हम समाज के हित में, लोगों के हितों के लिए इस तरह के कार्यक्रम, इस नागरिक के रूप में हमें किसी संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा मिली हुई है। राइट, लेकिन ध्यान रखना है इस तरह के संगठनों की बात करें, संस्थाओं की बात करें जो कि इस देश के हित में, समाज के हित में, लोगों के हित में होना चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, राइट टू लिबर्टी की बात कर रहे हैं, भारत के नागरिक के रूप में हमें भारत के प्रदेश यानी किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। यस, तो अभी बात कर रहे थे यस की हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे इसी क्रम में राइट टू इक्वलिटी की हम बात कर रहे थे, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे थे, इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध के अधिकार भी हम बात करेंगे। यस, राइट टू रिलीजन की बात करेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की भी हम बात करने वाले हैं। यस, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकारों की जब बात करें, राइट टू लिबर्टी की बात करें, तो नागरिक के रूप में हमें भारत के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये हम बात करें अपने और फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, हम अपने मूलभूत अधिकारों की बात करें। इस संदर्भ में हम और आगे देखने वाले हैं। तो आइए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस, शिक्षा के अधिकार की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, तो यस, राइट टू एजुकेशन, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, नागरिक के रूप में हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यस, 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। यानी बच्चों 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक, अगर भारतीय की बात करें यानी प्रत्येक लड़कों या बच्चों की बात करें, सबको, यानी चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। ये उन्हें भेजना ही है पढ़ने के लिए। ये बच्चों का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार बच्चों को मिला हुआ है, ये संविधान के तहत मिला हुआ है, इसलिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है। जिस तरह से शिक्षा का अधिकार, तो आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान, यस, सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं।
तो 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। यस, राइट टू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से अध्ययन कर रहे हैं। तमाम चित्रों को हम आपको दिखा रहे हैं, राइट। तो चलिए देश देशांतर यानी यूं कहें कि अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चों को अर्थात 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बालक और बालिकाएं हैं सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। यस, उन्हें शिक्षा प्राप्त करना ही चाहिए, ठीक है। और इस तरह से अगर अभिभावकों की बात करें यानी जो पेरेंट्स हैं यानी जो बच्चों के माता पिता हैं, ये 6 से 14 वर्ष के सभी जो भी बच्चे हैं ये जहां भी रहते हों उन्हें अपने नजदीक के स्कूल में अपने नजदीक के शाला में ये निश्चित रूप से पढ़ना ही चाहिए। यस, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को यस राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, क्या आप जानते हैं संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग नहीं कर सकते, राइट। तो बच्चों ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं कि अधिकार तो हमें मिले हुए हैं संविधान के द्वारा, लेकिन लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उसका उपयोग नहीं कर सकते। यानी बिल्कुल अधिकारों का उपयोग करना है लेकिन उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। यस, ये भी हमें ध्यान रखना है। और दायित्वहीनता के साथ उसका उपयोग नहीं करना है, यानी जो दायित्व का बोध है, यस, जो आपके कर्तव्य हैं साथ में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, समाज का जो हित है, लोगों का हित है, यस, उसे देखते हुए उसके अनुसार ही अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम कहें कि विचार करने के बाद जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार हैं, जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, राइट। तो चलिए हम इसी संदर्भ में आगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जब बात होती है जैसे एक ही अपराध हो तो उसके लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इस तरह से जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य कुछ दूसरे पूरक अधिकार हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे। शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, पहली बात तो शोषण करना नहीं चाहिए, और अगर कोई शोषण कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके अगर खिलाफ की बात करें, उसके अगेंस्ट की बात करें, तो यह शोषण के विरुद्ध के अधिकार की हम बात कर रहे हैं। यस, यानी किसी को भी शोषण करने का अधिकार नहीं है। यस, चाहे हम किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात हो रही है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रही है। तो इस तरह से यस, हम अगर यूं कहें कि जब बात करते हैं शोषण की रोकथाम करने के लिए, शोषण का शिकार न होने देना अथवा अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी शोषण किसी तरह से नहीं होना चाहिए। अगर कहीं शोषण हो रहा है तो यस, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यस, ये भी ध्यान रखना है। तो यस एवरीवन, यस सोशल राइट की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, फ्रीडम की बात करें, यस, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राइट की बात कर रहे हैं। यस, फंडामेंटल राइट की बात करें, मूलभूत अधिकारों की बात करें। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, यस, तो हमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। जिस भी व्यवसाय को, जो भी व्यवसाय हमें पसंद है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, तो यस, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। जो भी काम आपको अच्छा लगता है, यस, जो कि समाज के हित में हो, तो निश्चित रूप से वो कार्य, वो व्यवसाय आप चुन सकते हैं। तो चलिए, बाल कामगार पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है जो कि पूरी तरह से यस, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जहां पर स्कूल में जाकर के यस, उनको शिक्षा प्राप्त करनी है, उन्हें पढ़ना लिखना है। और इस तरह से बाल कामगार की अगर बात करें तो बाल कामगार यानी बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। अगर कोई कराता है तो यह गैर कानूनी है,
और बच्चों ये आपराधिक मामला बनता है, यानी किसी तरह से बच्चों से काम नहीं कराना है, उनसे मजदूरी नहीं करानी है, राइट। तो 6 से 14 वर्ष की अगर बात करें, यस, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यस अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है और अपना भविष्य तथा देश का भविष्य उज्जवल करना है, देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, राइट, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, तो बच्चों आप देखते हैं कहीं कहीं आप देखते होंगे तमाम दुकानों पर लिखा रहता है यहाँ बाल कामगार, कोई भी बाल कामगार कार्य नहीं करता। यस, तो क्यों ऐसा लिखा जाता है? यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक और बालिकाएं यानी लड़के और लड़कियों के लिए यस संविधान के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन लागू किया गया है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी ही है। यस, उनसे काम नहीं कराया जा सकता, राइट। तो ध्यान रखिए। तो चलिए इस चित्र के बारे में आपने देखा कि ये बाल कामगार, तो जहाँ की पढ़ने लिखने की उम्र है तो ऐसे में बिल्कुल उनसे काम नहीं कराया जा सकता। आइए सार्वजनिक स्थलों के उपयोग करने की स्वतंत्रता की बात करें। तो सार्वजनिक स्थलों के उपयोग की स्वतंत्रता, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कोई अगर गार्डन की बात करें, कोई उद्यान हो, यस, तो या इस तरह से कोई, जैसे आप देख पा रहे हैं कोई जैसे कि सार्वजनिक स्थल हो, ऐसा कोई जैसे कोई संगम तट, इस तरह का कोई स्थान हो, राइट। तो ऐसे में ये सार्वजनिक स्थलों के उपयोग करने की स्वतंत्रता सभी को मिली हुई है। यस, ये हमें ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करें तो बच्चों जब हम पार्ट 2 की यानी मौलिक अधिकारों की बात करें, पार्ट 2 में इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, प्रत्येक धर्म यानी प्रत्येक धर्म की अगर बात करें, यानी कोई भी धर्म, जो भी धर्म आप अपनाना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यस, भारत पूरे विश्व में अग्रणी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यस, तो भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। यस, तो रिलीजियस फ्रीडम की हम बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, ध्यान रखना है इसका। यस, आगे इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। यस, हम धर्म की बात करें, किसी भी धर्म को, जो भी धर्म आप चाहें, यस, आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। यस, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ये हमें ध्यान रखना है। संविधान द्वारा धार्मिक विषय में 2 बातों की अनुमति नहीं दी गई है। कौन कौन सी 2 बातें बच्चों? जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा, सरकार ऐसे कर नहीं ला सकती। ध्यान रखिए, जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाएगा, सरकार ऐसे कर नहीं ला सकती। और दूसरा बच्चों, सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं किया जा सकता। तो सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं किया जा सकता। तो चलिए ध्यान रखिए, संविधान द्वारा धार्मिक विषयों में 2 बातों की अनुमति नहीं दी गई, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात करेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं। हमारे देश में तीज, त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन प्रणाली को लेकर विविधता पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग विवाह पद्धति है, यानी हमारे देश में विवाह करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। यस, जिसे भी जो स्वीकार है उसके अनुसार वो विवाह करता है, विवाह पद्धति को अपनाता है। अलग अलग लोक समूह की अलग अलग संस्कृतियां हैं। बच्चों, हमारे देश में जब हम बात करते हैं तो हमारा देश जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन अगर बात करें विविधता में एकता, तो जिस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, यानी विविधता में एकता हमारे देश की ये विशेषता है। संविधान ने सभी को संवर्धन व संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की बात करें, तो ये अलग अलग विवाह पद्धतियों की बात करें, अलग अलग लोक समूह की अलग अलग संस्कृतियां हैं और संविधान ने सभी को संवर्धन व संरक्षण करने का अधिकार दिया हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे।
इसके अनुसार अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन करने का अधिकार मिला हुआ है संविधान के तहत। अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपना साहित्य, इसका संवर्धन करने का अधिकार संविधान के द्वारा मिला हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें। अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। इस अधिकारों का हनन होने पर, यानी अगर किसी का अधिकार नहीं मिल रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में न्यायालय में याचना करने का भी अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। ये भी एक फंडामेंटल राइट्स हैं। आपके अगर अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो ये अपने अधिकारों के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ये तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर न्यायालय की बात करें तो कोई भी अधिकार, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसे में आप जो है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बात करेंगे अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय आदेश, यानी इस बच्चों अगर हम बात करें रिट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे। अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के अधिकार, अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश, रिट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे। पहला इसमें आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं बच्चों, अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना। तो इस नियम के तहत अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने, यानी किसी को गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान रखना है। और उन्हें स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करने के अधिकार को यहाँ पर इसके तहत उसका संरक्षण होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। चलिए, तो हम अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश की बात करें। दूसरा है परमादेश। बच्चों तो जिसे परमादेश यानी मैंडेमस कहते हैं, और लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश। तो इस तरह से जिसे परमादेश कहा जाता है, लोगों के हितों में, यानी लोग के हित में जो कोई भी कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश, यानी न्यायालय की ओर से जो आदेश सरकार को लोगों के हित में जो आदेश दिया जाता है उसे परमादेश कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे तीसरा निषेधात्मक आदेश, यानी प्रोहिबिशन की बात करेंगे। निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना। तो ध्यान रखिए बच्चों, हम बात करें यहाँ पर निचले अथवा जो कनिष्ठ न्यायालय हैं, को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना। इस तरह से इसे कहते हैं निषेधात्मक आदेश, यानी प्रोहिबिशन इसे कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार जिसे कहते हैं को वारंट। किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से मांगने का न्यायालयीन आदेश जिसे कहते हैं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार को वारंट। राइट, पांचवा है बच्चों उत्प्रेक्षण। जिसे सरसारी कहते हैं। तो उत्प्रेक्षण की अगर बात करें, यानी सर से आर्डर, यानी निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना, जिसे उत्प्रेक्षण कहा जाता है। इस ध्यान रखिए, निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना, जिसे उत्प्रेक्षण कहा जाता है।
तो बच्चों इस तरह से मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उचित उपयोग कर पाते हैं, उचित पद्धति में कर सकते हैं। वे अधिक सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। मौलिक अधिकारों का विचार करते समय निश्चित रूप से हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत जरूरी है, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमें कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में इस तरह मौलिक अधिकारों की जो हम बात करें, मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उचित पद्धति से कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, अधिकारों का उपयोग करना है, लेकिन निश्चित रूप से उसके साथ जो कर्तव्य है उससे भी ध्यान रखना चाहिए। तो न्यायालय का कामकाज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से न्यायालय का कामकाज होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं। न्यायालय का कामकाज कुछ इस तरह से होता है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, जैसे अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना, जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखिए, हम आपको रिवाइज कर देते हैं। किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से मांगने का न्यायालयीन आदेश, जिसे कहते हैं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। तीसरा है बच्चों, लोकहित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश, जिसे कहते हैं परमादेश। और चौथा है, निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय का अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना, जिसे कहते हैं निषेधात्मक आदेश। राइट, ध्यान दीजिए बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में हम पर आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, यहां पर हम अभ्यास कर लेंगे। तो चलिए, उचित शब्द या शब्द समूह आपको लिखना है। सोचिए, अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना। तो याद कीजिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास विकल्प नहीं है, सोचिए और बताइए। उचित शब्द या शब्द समूह लिखिए। याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। यस, उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए एक और देखते हैं। किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से मांगने का न्यायालयीन अधिकार आदेश, इसे क्या कहते हैं? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। लोकहित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश। यस, याद कीजिए बच्चों, याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। उसे कहते हैं परमादेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना। यस बच्चों, इसकी चर्चा की थी हमने, याद कीजिए और अपना उत्तर मिलाइए। यस, इसे कहते हैं निषेधात्मक आदेश। हमने जो अध्ययन किया, यस मौलिक अधिकार पार्ट 2 की बात की। खूब मेहनत करते रहिए।